बेटा चैप्टर था हमारा कंडीशन एंड वारंटीज, है ना। क्या था डिफरेंस कंडीशन और वारंटीज में? कंडीशन और वारंटी कॉन्ट्रैक्ट के लिए उसके साथ ही होती है मतलब कंडीशन, एसेंशियल कंडीशन, एसेंशियल टू द कॉन्ट्रैक्ट। और जबकि वारंटी क्या होता है? कोलेटरल। थोड़ा थोड़ा पढ़कर आया करो, थोड़ा थोड़ा पढ़ा करो, बहुत ज़रूरी है। आप ही लोगों का एग्ज़ाम है, आप ही लोगों का सीए फाउंडेशन है, मेरा नहीं है। जितना पढ़ोगे उतना अच्छा रहेगा। ऐसी चीज़ें याद होती हैं बार बार। रिकैप, एक ही चीज़ को बार बार हमें दोहराना नहीं चाहिए, लेकिन वो दोहराना इसलिए पड़ता है क्योंकि जब शेर सोया होता है तो उसे थोड़ा जगाना ही पड़ता है। सारे बच्चे जो है हनुमान जी के अनुयायी होते हैं अधिकतर, जो नहीं भी होते तो भी वो होते हैं हनुमान जी के अनुयायी हैं। उनके अंदर जो पोटेंशियल होता है, उनके अंदर जो शक्ति होती है, वो उन्हीं को नहीं पता होती है एक्चुअली। आप लोग हमेशा अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं। नोट्स दिखाए नहीं मुझे कल, पिछली क्लास में किसी ने आज दिखाकर जाना जो दिए थे मैंने कि बनाना नोट्स। नहीं लाए कॉपी? चलो नेक्स्ट क्लास में ले। एक चैप्टर के मैंने कहा था कि ब्रीफ बनाकर दिखाइएगा मुझे, नोट्स बनाकर दिखाओ कि कैसे आप लोग लिख रहे हो। नेक्स्ट क्लास में दिखा, क्योंकि आई वांट टू अंडरस्टैंड कि आप लोग पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। पढ़ रहे हो तो कैसा पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो तो उसे पढ़ने की कोशिश कराई जाए। कभी कभी डायरेक्शन का खेल होता है ना। और लॉ को ब्रेक करने की कोशिश करो, क्रैक करने की कोशिश करो, इजी बनाने की कोशिश करो। ये चेयर पीछे करो ना, ये वाली। आप थोड़ी सी सुहानी कर दो, चेयर होती है। ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट कुछ नहीं गई क्या? मैं वही कह रही थी, इन्होंने बोला था उधर करने, मैंने तो कुछ बोला नहीं कुछ, कोई नहीं, डोंट वरी, मुझसे कुछ नहीं होगा। और भी आ रहे हैं कोई पीछे? और ऑनलाइन कितने लोग जुड़े हैं? कहाँ से पता चलेगा? ये वाला पूरे पार्टिसिपेंट्स ओनली वन। वो आ रही होगी ना, तो रास्ते में भी ज्वाइन कर लेती है, थोड़ा लेट हो रही होती है मरियम। मरियम आ रहे हो? कितनी देर तक पहुंच रहे हो? म्यूट कर रखा उसने। हाँ जी बेटा, तो जब हम कर रहे थे तो हमारा टॉपिक बीच में कल छूटा लास्ट क्लास में, कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। तो उसने पहले ही कह दिया था कि भाई देयर इज नो इम्प्लाइड कंडीशन, लेकिन उसके बावजूद भी एक पॉइंट हमने लिखा था कि वो कब हो सकता है पॉसिबल, अगर बायर ने इसको स्पेसिफाई कर दिया। अगर बायर ने स्पेसिफाई कर दिया फिर तो ऑब्वियसली वो कंडीशन, वो क्वालिटी, वो फिटनेस मुझे चाहिए बायर को, तो फिर वो चाहिए ही चाहिए इफ यू मेंशन। ठीक है जी, ये तो लिख लिया था शायद हमने,
जैसा डिस्कस किया था ये लिख, कुछ भी नहीं लिखा था। इसमें लिखा तो सर क्या लिख लिया था, दिखाओ। 3 पॉइंट्स। There is no such implied condition if buyer had known to the seller about his purpose, ठीक है, and goods sold under trademark or patents, implied condition not applied, बिल्कुल ठीक है। इसका एग्जाम्पल पढ़ लिया था हमने। मैं थोड़ा सा सोच लें कि क्या नोट्स लिखवाने के लिए सोच रहे थे। एग्जाम्पल 11 पढ़ा आप लोगों ने? क्या है एग्जाम्पल 11? सर ये एक डेंटिस्ट है जिसने एक ट्रीटमेंट उसका एक वो बनवाए थे टीथ वगैरह, तो उसके माउथ के माउथ में वो फिट नहीं हुए, तो ए ने क्लेम किया रिफंड के लिए, और फिर ए जो है वो एंटाइटल्ड है जस्ट बिकॉज उसके जो टीथ हैं वो उसके सेटिस्फैक्शन से। जैसे आपने देखा होगा जो ओल्ड एज लोग होते हैं उनका ना पूरा जॉ चेंज हो जाता है, एक आर्टिफिशियल जॉ लगता है। मैं उससे एग्जांपल समझाता हूँ कि आर्टिफिशियल जॉ लगवाने गए कोई ओल्ड एज पर्सन, उन्होंने डॉक्टर से कंसल्ट किया। अब टीथ का जो जो जॉ वो बनता है आर्टिफिशियल होता है, वो फिक्स होता है हमारे जो एक अंदर, उसका पूरा वो लोग बनाते हैं स्ट्रक्चर, उनका अपना एक प्रोसेस है। अगर कभी सुना हो तो एक क्ले वगैरह वो लगा कर ना पूरा उसको अंदर से एक मोल्डिंग तैयार करते हैं पहले टेम्पररी, उस मोल्डिंग के हिसाब से फिर वो बनता है। इसका मतलब इट इज़ नॉट एन ईजी प्रोसेस, और वो जो प्रोसेस है वो किस पर हो रहा है, उसी एक पर्सन पर जिसने वो जिसको वो चीज़ चाहिए। तो उससे वो रिलेटेड समझाने की कोशिश कर रहा है कि जब वो उन्होंने बनाया एक आर्टिफिशियल उसका पूरा एक सेट ऑफ टीथ, और जब वो उसके दांतों उसके फिट ही नहीं होगा वसूड़ों में, तो वो कैसे उसको यूज कर पाएगा। यानी यहाँ पर तो अपने आप ही जो फिटनेस वाली बात है, जो क्वालिटी वाली बात है, वो तो डॉक्टर के ऊपर एप्लीकेबल हो गई। अब वो चाहे ना भी बोले, वो तो उसको जरूरी है ना, वो तो जरूरी है। जैसे आप मान लीजिए अपना एक कोई ड्रेस बनवाने जाते हैं टेलर के पास, तो जब टेलर से आप वो ड्रेस बनवाएंगे तो आप अपना साइज देंगे, है ना। अगर मान लीजिए विद इन टाइम की बात हो रही है, ऐसा नहीं कि एक हफ्ते में तो किसी की फिगर चेंज नहीं हो जाती। अब मान लीजिए आप गए और वो पता चला कि वो टाइट है, वो इतना टाइट है कि आपको सूट ही नहीं कर रहा, पहन ही नहीं पा रहे, या बहुत ज़्यादा लूज है तब भी आप नहीं पहन पा रहे, तो क्या यहाँ पर उस टेलर की जिम्मेदारी नहीं बनेगी, फिटनेस की जिम्मेदारी बनेगी? क्योंकि जब उसने वो साइज लिया हुआ है, वो साइज से मेरे को अकॉर्डिंगली फिट नहीं आ रहा, तो दैट इज हिज और हर फॉल्ट, मेरा कोई फॉल्ट नहीं है उसमें। हमने तो कह दिया कि भाई मैं खड़ा हूँ साइज ले लो, गेटिंग माय पॉइंट। तो वो जो चीज़ है, अब एक हफ्ते में तो किसी का साइज एकदम से इंक्रीज हो नहीं जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा, तो इसलिए वहां पर भी फिट बैठती है। और यही बात हमारे इस टूथ वाले मैटर में फिट बैठती है कि जहां पर आएगा तो फिर वो इम्प्लाइड कंडीशन ऑब्वियसली उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगी। यही कह रहा होगा, देखो इस पे, A was entitled to do so. The only purpose for which he wanted the set of teeth was not fulfilled. Obviously. Example 12 पढ़ लो, मुझे याद आ गया क्या नोट लिखाना था। ट्रेडमार्क के साथ तो पहले एग्जाम्पशन हो गया। ट्रेडमार्क का मतलब ये थोड़ी है कि वो आपके पर्पस को जानते हैं, नहीं। एक आजकल इसी टीथ को लेकर आ रहा है
एक अगर आप देखेंगे एडवर्टीजमेंट आ रही है कि अगर आपको अपने टीथ को, जिनके टीथ थोड़े उबड़ खाबड़ होते हैं, कि उनको सीधा करना है तो कह रहे हैं कि ये चीज लगाओ और वो इनविजिबल समथिंग ऊपर। तो वो क्या चीज है, क्या ये उस पर अप्लीकेबल होगा? उसने तो कह दिया भाई लगाओ, थोड़ा टाइम बहुत जाएगा, नहीं होगा तो भी तुम्हारी मर्जी, मतलब तुम तब भी तुम्हारा हो गया तो भी तुम्हारा। वो उस तरह का कोई सिस्टम नहीं है उसके अंदर। तो वो ट्रेडमार्क का मतलब ये नहीं है कि वो हर टीथ पर एप्लीकेबल हो जाएगा। आप खरीद लो, खरीदने के बाद सर वो हर बात हर दांत पे अलग अलग बनता है। नहीं, वो जो दूसरा आ रहा है ना, वो आजकल जो एक ऐड आ रही है, दैट इज वो एक भी पूरा अलग स्ट्रक्चर अलग है। बनते हैं सर, दांत के सबके लिए बनता है, वो ट्रांसपेरेंट होता है। वो आप कह रहे हो बनवाने वाला, एक आ रहा है रेडीमेड। मैं रेडीमेड की बात कर रहा हूँ। वो रेडीमेड में क्या है कि आप एक खरीद लो, उसे लगा लो। जो आप कह रहे हो दैट विल बी क्रिएटेड अकॉर्डिंग टू योर जॉब। तो उसमें तो डॉक्टर की कंसल्टेंसी आ गई। वो आजकल कुछ ऐसा आ रहा है, मैंने देखा कि आप उसको ऑर्डर कर दो, तो ऑर्डर में अब डॉक्टर के पास तो जाना ही नहीं है, वो आपके पास आ जाएगा, उसको लगाओ, लग गया, नहीं लगा नहीं लगा। तो वो चीज़ कह रहा हूँ। वो तो ऑब्वियसली जो इस तरीके की चीज़ें होंगी, डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो कंसल्ट करना पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट? अब जैसे वो है, आपने लिवाइस का जीन्स ले लिया, अब जरूरी थोड़ी है कि आपको फिट आए। ट्रेडमार्क इस बात की गारंटी तो नहीं दे रहा ना कि आपको ऊपर भी फिट आएगा। आपका स्ट्रक्चर, मेरा स्ट्रक्चर सेम थोड़ी है, लेकिन हम सेम जीन्स अगर मांग रहे हैं, भी हमें 32 वेस्ट जीन्स भेज दो, तो वो तो एक जैसी आएगी। अब उसमें हमने आपको अपने आप को फिट करना है या उन्होंने फिट करना है? हमने फिट करना होगा। गेटिंग माय पॉइंट? वो चीज कह रहा है। इसलिए उसको क्वालिटी और फिटनेस से साइड कर दिया गया। तो एक छोटा सा लिख लो नोट जो मैं लिखवा रहा था, वो आगे आएगा वैसे, लेकिन यहीं पर इसमें भी चीज फिट हो रही है। लेट द बायर बिवेयर, लेट द बायर बिवेयर, इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखना, लेट द बायर बिवेयर। बेसिकली बेटा समझ लो, पहले जनरल रूल ये है कि ये मानकर चला जाता है, और ये जो रूल, ये जो पास किया गया, ये सेलर के फेवर में किया गया। लेट द बायर बिवेयर। खरीदने से पहले आप तसल्ली कर लो, खरीदने से पहले आप तसल्ली कर लो। आप जब जाते हैं शोरूम में तो आपको वो ट्रायल रूम देते हैं कि आप जाइए ट्रायल ले लीजिए, आप ये जाइए ट्रायल ले लीजिए। ट्रायल लेने के बाद आपने उसको बाय किया, तो क्या आप कुछ अब क्लेम कर पाओगे? क्योंकि आपने अकॉर्डिंग टू योर ट्रायल लिया है, मैंने आपको कुछ फोर्स नहीं किया। तो लेट द बायर बिवेयर, यानी वो ये कहते हैं, जिसने ट्रायल रूम का ऑप्शन दिया वो ये कहना चाहता है, सेल्समैन सेलर वहां पर कहना चाहता है कि भैया अपनी तसल्ली कर लो और ले लो। जिनके यहाँ लिखा भी होता है वन सोल्ड नॉट बी रिटर्न। हाँ, वो चेंज करने की, एक्सचेंज करने की ऑफर वो दे देते हैं, क्योंकि कस्टमर से रिलेशनशिप भी करनी है। अदरवाइज बहुत सारी जगहों पर आप नहीं एक्सचेंज कर सकते। जो आ गया सो आ गया। अब तो काफी जगह ऑनलाइन पर भी लिखने लग गए हैं, विल नॉट बी टेकन बैक। आपकी तसल्ली है, आप फिर अपने तरीके से आप उसे कंफर्म कर लो। आप जैसे मोबाइल खरीदते हैं, जो मोबाइल आप खरीदते हैं, क्या उसमें खरीदते वक्त आप सब अपना चेक कर सकते हो? सारा कहाँ चेक हो पाता है? इतने सारे एप्लीकेशन हैं, इतने सारे उसके अंदर चीजें होती हैं, बहुत सारों को तो पता ही नहीं होता अच्छा इसके अंदर ये भी फीचर है। मुझे तो कई बार नहीं पता होता। हमने क्या देखना है, आवाज आ रही है ठीक से आ रही है, फोटो खींच कर देख लिया ठीक से फोटो आ रही है, या कुछ एक दो वीडियो कॉलिंग करके देख लिया कि हाँ भाई कॉल हो रही है, अगर वो अलाउ करता है, नहीं तो उतना कहाँ अलाउड होता है, इतना भी अलाउड नहीं होता। तो ऐसी सिचुएशन में उन्होंने कहा कि लेट द बायर बिवेयर, ये सेलर के फेवर में किया गया। ब्रांड के साथ तो क्या हो गया कि पहले ही लिखे हुए ये फीचर्स है, उन फीचर्स में फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो तो कंडीशन एंड वारंटी के अकॉर्डिंग हो गया, क्योंकि वो लिखते हैं कि अगर ये चीज फॉल्टी होगी तो आप ये कर सकते हैं, ये फॉल्टी होगा तो ये कर सकते हैं, जैसे उन्होंने लिखा भी होता है कि रिप्लेसमेंट या रिटर्न विद इन 6 मंथ, समथिंग लाइक दैट। वो अलग चीज है, वो कंडीशन है। यहाँ पर वो कहना चाह रहा है कि अगर आपने चेक करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, आप फूड खरीदने जाते हैं, अब जो कच्चा जो फूड होता है ना, जैसे राइस या ग्रेन कुछ भी आप लेने जा रहे हैं, आप तसल्ली कर लो, देखो कि हाँ भाई ये है, आप तसल्ली करोगे, कहानी खत्म। लेना है नहीं लेना आपको चूज करो, लेट द बायर बिवेयर।
डॉट डॉट डालकर लिखो दिस रूल इज नोन एज कैपिटल लेटर में लिखना केवियट एम्प्टर। रूल क्या है? लेट द बायर बिहेवियर, और उसको किस नाम से जाना जाता है? केवियट। ये एक छोटा सा नोट था। नेक्स्ट लिखो, आ जाओ जी। सेक्शन 16(2), जब सेक्शन 2 है यानी सेक्शन 16 ही चल रहा है। सेक्शन 16(2) 6 पॉइंट है, कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी। कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी। इसे खत्म करना है। वैसे तो मर्चेंटेबिलिटी का अगर हम सिंपल मीनिंग समझे तो क्या होता है? यानी उसकी जो मर्चेंट वाली सिचुएशन है वो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, यानी सेल परचेज वाली, यानी जो गुड्स हो वो सेल परचेज वाली सिचुएशन में होने चाहिए। क्या कह रहा है देखिए जरा एक बार। वेयर द गुड्स आर बॉट बाय डिस्क्रिप्शन फ्रॉम द सेलर हु डील्स इन गुड्स ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन। दो चीजें अलग अलग लिखी हैं। आप सबसे पहली बात, गुड्स डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग खरीद रहे हैं, आप डिस्क्राइब कर रहे हो मुझे ये चीज चाहिए, और जो सेलर है वो उस पर्टिकुलर गुड्स में जिसका आप डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं वो उसमें डील करता हो। ही इज द मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर और नॉट, वो मैन्युफैक्चर हो प्रोड्यूसर हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन दैट गुड्स शैल बी ऑफ मर्चेंटेबिलिटी क्वालिटी। जैसे बहुत सारे लोग Amazon के साथ अपने आप को टाइप करते हैं, जैसे मैंने बताया उनकी अपनी कंडीशंस हैं, जो जो कंडीशन है जो नॉर्म्स है उन्होंने फुलफिल किया और Amazon के साथ अपने आप को टाइप कर लिया। जिस प्रोडक्ट में वो डील करते हैं उस प्रोडक्ट को फिर वो उसमें एक्सप्रेस करते हैं। जीएसटी के नॉर्म्स थोड़े से आप अभी तो देखने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट जब इंटर में आएंगे तो अपने आप आपको पता चलना शुरू हो जाएगा। हमने जब एक जीएसटी नंबर ले लिया तो उस जीएसटी के अंदर जो जो प्रोडक्ट्स हम उसमें कर सकते हैं रजिस्टर्ड, उन प्रोडक्ट्स को आप क्या करेंगे Amazon की साइट पर आप शो कर सकते हैं। उससे क्या होता है, जिसके लिए आप ऑथराइज्ड हैं आप वही तो प्रोडक्ट उसमें दिखा पाओगे, जिसके लिए आप ऑथराइज नहीं है वो प्रोडक्ट आप नहीं दिखा पाएंगे। आपने आजकल ये भी सुना होगा कि कंपनीज का जो रजिस्ट्रेशन होता है अकॉर्डिंग टू देयर प्रोडक्ट होता है ना। अगर जनरल स्टोर है, प्रोविजन स्टोर है, तो उसके अंदर तो बहुत सारी लिस्ट है, कंज्यूमेबल आइटम बहुत सारी आ जाती हैं, लेकिन उसमें से भी कई चीज़ें एग्जेम्प्टेड है, उसके लिए अलग अलग उन्हें लाइसेंस लेना पड़ता है। तो यानी अब आपने कोई गुड्स उस प्लेटफॉर्म पर बेचना शुरू किया तो आप पहले इस बात को इंश्योर खुद ही करेंगे, सेलर इंश्योर करेगा कि भाई मैं क्या क्या प्रोडक्ट बेचने के लिए एलिजिबल हूं। उसके बाद आपके जब पास जब कोई कस्टमर आएगा तो कस्टमर जो गुड्स आपसे चाहता है वही तो डिस्क्रिप्शन देगा। जैसे आप लोग फिल्टर यूज करते हैं, फिल्टर यूज करने का मतलब क्या है, आप अपने आप को पिक्लियर करने जा रहे हैं कि आपको क्या चाहिए, कैसा चाहिए, कलर क्या चाहिए, आपको क्वालिटी क्या चाहिए, कितनी क्वांटिटी चाहिए, फिल्टर के अंदर वो सब आ जाता है। आपने डिस्क्राइब कर दिया, जैसे ही वो आपने डिस्क्राइब किया तो दूसरी तरफ आपको क्या क्या दिखना शुरू होता है, वही पर्टिकुलर लोग जो फिल्टर के अकॉर्डिंग फिट बैठ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, देखो अप्लाई हो रहा है ना। आप डिस्क्राइब कर रहे हो कि मुझे क्या चाहिए, उस डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग आपके पास वो प्रोडक्ट आने शुरू हो जाते हैं और वो प्रोडक्ट उन्हीं के आते हैं जो उन प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं। आप ध्यान से समझो इस बात को, दो चीजें हैं ना। पहली बात बायर ने डिस्क्राइब किया, दूसरी बात सेलर उसमें डील करता हो। अगर कोई सेलर उसमें डील नहीं करता तो क्या वो उसमें आपके फिल्टर में दिखाई देगा? नहीं देगा। इसका मतलब वो उसमें डील नहीं करता। समझ गए बात को? तो यानी वहां पर कंडीशन किस चीज की लग रही है, मर्चेंटेबिलिटी की। जैसे मेरा है, मान लीजिए मैं सर्विस सेक्टर में हूं, मैं दो तरह की सर्विस दे रहा हूं, मैं टीचिंग भी कर रहा हूं
और मैं एडवोकेसी भी कर रहा हूँ। लेकिन वो सर्विस सेक्टर का मतलब ये थोड़ी है कि मैं सारी सर्विस सेक्टर में आ गया। कल को कोई बच्चा आए कि हाँ जी मुझे ये फलाना एक्टिव सर्विस चाहिए, प्लम्बरिंग की सर्विस चाहिए, वो भी तो एक सर्विस है। क्या मैं वो दे सकता हूँ? नहीं, क्योंकि जब फिल्टर होगा तो आएगा ही नहीं वो वाली सर्विस मेरे कंडीशन के अकॉर्डिंग फिट ही नहीं बैठ रही। प्रोडक्ट्स की बात करें, जिन प्रोडक्ट्स में हम डील करते हैं, मेरी केमिस्ट शॉप है, एक जनरल स्टोर है, बहुत सारी केमिस्ट की चीज़ें जनरल स्टोर में होती हैं और जनरल स्टोर में केमिस्ट की होती हैं। जैसे शैम्पूज, सोप्स, वो केमिस्ट भी रख सकता है और जनरल स्टोर भी रख सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम इन कॉमन चीज़ों को हटा दें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ केमिस्ट ही बेच सकता है। जैसे मेडिसिन, क्या वो जनरल स्टोर बेच सकता है? नहीं। अब फिर वही बात आ गई, क्या जनरल स्टोर आटा गेहूं चावल बेच सकता है? नहीं। सॉरी सॉरी, केमिस्ट केमिस्ट गलत बोल गया। क्या केमिस्ट आटा गेहूं बेच सकता है? नहीं बेच सकता, क्योंकि वो उसके पास उस चीज का जीएसटी नहीं है, उसके पास उसका लाइसेंस नहीं है। तो मर्चेंटेबिलिटी कंडीशन उसके साथ फुलफिल नहीं हो रही। अब कल को एक केमिस्ट ने अपने एक काउंटर बनाया और वहां पे लिखना शुरू कर दिया कि भाई ये मैं 50% डिस्काउंट पर 60% डिस्काउंट पर दे रहा हूँ। अब हम खरीद तो लेते हैं डिस्काउंट वाले ऑप्शन से, लेकिन वो है ही नहीं उसके लिए एलिजिबल, वो उसके लिए एलिजिबल नहीं है। वो तो बेच रहा है, फंसेगा ही फंसेगा। लेकिन क्या फिर हम उसको कंपेल कर पाएंगे? क्या हम उसको सू कर पाएंगे? नहीं। उसके ऊपर आपने जो गुड्स खरीदा उसके लिए आप सू नहीं कर सकते। तो मर्चेंटेबिलिटी की कंडीशन उसके साथ फुलफिल नहीं। तो ये भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अब जैसे एक बच्चे का क्वेश्चन था कि सर इसका मतलब मैं जब कार डीलर नहीं हूं तो मैं अपनी कार कैसे बेच सकता हूँ? वो एसेट ट्रांसफर हो रही है, वो एसेट ट्रांसफर हो रही है, आप उसे बेच सकते हो। समझ गए? वो एक सेकंड हैंड प्रोडक्ट है, वो फ्रेश प्रोडक्ट नहीं है। सेकंड हैंड प्रोडक्ट में आप कुछ भी बेच सकते हो। ट्यूबलाइट खराब हो गई सर, इसे बाहर बेच सकते हैं। कोई आएगा वो कहेगा जी मैं 50 रुपए की ले जाता हूँ, ले जा भाई। तो गाड़ी ले जाता है नहीं ले जाता? वहां पे मर्चेंटेबिलिटी कहाँ रही? अब तो एक तरीके से वेस्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट तो बेचा जा सकता है। मोबाइल है, आप अपना मोबाइल सेकंड हैंड बेच सकते हो, उनके अपने नॉर्म्स बने हुए। लेकिन आप अगर बिजनेस नहीं करते तो आप किसी को ये ऑफर थोड़ी कर सकते हो कि मैं राइस बेच रहा हूँ, खरीदोगे कोई? क्या अगर आप बिना लाइसेंस के बेच रहे हो तो वैसे ही लीगल हो गया। ना आप उसको सू कर पाओगे ना वो आपको सू कर पाएगा। कुछ भी अगर मान लीजिए हमारा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर गड़बड़ होती है तो। गेटिंग माय पॉइंट? तो लिखें इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट, हेडिंग डाल दो कंडीशन। इसमें लिखो टू कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड। कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी के अंदर भी है, टू कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड। पहला, बाय एज पर डिस्क्रिप्शन, बाय एज पर डिस्क्रिप्शन। ब्रैकेट में लिख लो, जैसे इसने इसका ऑपोजिट भी लिख दिया, लिखा है सेकंड, देखो ए वाला, गुड सोल्ड बी बॉट बाय डिस्क्रिप्शन। हमने बाय लिखा, उसने वो लिखा है सोल्ड, दोनों चीजें मिक्स कर दी। ठीक है जी? ब्रैकेट में लिख लीजिए सोल्ड बाय द सेलर, बाय एज पर डिस्क्रिप्शन एंड सोल्ड बाय द सेलर। बी, सेलर इज अ डीलर ऑफ सच टाइप ऑफ गुड्स। सच का मतलब जो ऊपर डिस्क्राइब्ड है उसी तरह के गुड्स में वो डील करता। एग्जाम्पल 13 एक बार देखें जरा। आज तो लग रहा है कूलिंग नहीं कर रहा। होती है। आज हिला दिया इसका मतलब उसने, जो काम करके गया ना कुछ कर गया कर। हाँ जी सर, बताओ क्या होगा?
अरे आप कह रहे थे ना, आपको आइडिया है इसलिए कह रहे हैं, पूछे क्या हो सकता है। तो गैस लीक अरे तो घबर शर्मा क्यों रहा है, वैसे ही पूछ लिया मैंने। होगी। कभी कभी कुछ बातें पता होती है ना। सर फिल्टर में शायद कुछ अभी तक ये सर्विस थोड़ा ना हुआ होगा। सर्विस की कोई समस्या ही नहीं होती बेटा। सर्विस तब करानी पड़ती है जब जहाँ पर डस्ट वस्ट ज्यादा आती है। सर अभी इतना चल रहा है यहाँ पे डस्टिंग तो है ही वो डस्ट वस्ट नहीं, इसमें कहाँ डस्ट होती है। नहीं। नहीं बहुत डस्ट हुई थी यहाँ पे। डस्ट थी? डस्ट की बहुत है। अच्छा। हाँ मैं ही कर रही हूँ। आ जाती है करते हैं। ऐसे तो वहाँ बाहर ही कितनी सारी लगती है। उसने काम किया है ना, उसने या तो हिला दिया, ये जो इसके पॉइंट्स होते हैं ना, अगर वो पाइप में थोड़ा सा भी हिल गया तो उसकी गैस सारी लीक हो जाती है। अब उसने कर दिया होगा कुछ काम। हाँ जी बेटा, क्या कह रहा है एग्जाम्पल 13। थर्टीन पढ़ना है, पढ़ लिया? क्या कह रहा है? क्या क्या फिर से बोलो। तो वो डैमेज निकले तो वो रिजेक्ट कर। यानी जो मर्चेंटेबिलिटी है, मर्चेंटेबिलिटी मतलब क्या है, मैंने बताया था सेल परचेज वाली सिचुएशन होनी चाहिए। आज आपने कुछ सामान मंगाया तो आप आगे उसे बेच पा रहे हो? जो टूटा फूटा है आप बेच पाओगे? नहीं बेच पाएंगे, तो मर्चेंटेबिलिटी की तो कंडीशन ही नहीं लग रही। ये जो मर्चेंटेबिलिटी की कंडीशन है, उसके लिए ऊपर की दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कि आप किससे मंगाओ, जो इसमें डील करता हो, और किसने मंगाया, बायर ने मंगाया एज पर डिस्क्रिप्शन। ये बहुत जरूरी है, तो ध्यान रखिएगा। तो अब नीचे छोटा सा नोट लिख लीजिए, it should be ensured that goods are in merchantability condition. मर्चेंटेबिलिटी कंडीशन ब्रैकेट में आप लिख सकते हो एबल टू सेल परचेज। मर्चेंटेबिलिटी के ब्रैकेट में लिख लो एबल टू सेल परचेज। देखो सेकंड एग्जांपल में भी यही बात कही है। आपने कुछ कपड़ा मंगवाया, कपड़ा पहले से ही कटा फटा आया, चाहे जिसने भी काट दिया, तो वो मर्चेंटेबिलिटी कंडीशन में नहीं है। तो ये किसकी कंडीशन, ये किसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा कि सेलर को ये वापस करना पड़ेगा, यानी ये अपने आप में क्लियर है। लास्ट लिखो, कंडीशन फॉर होलसमनेस। इसका होलसमनेस को लिखो फर्स्ट पॉइंट, इन केस ऑफ ईटेबल्स एंड प्रोविजंस। फर्स्ट पॉइंट है इन केस ऑफ ईटेबल्स एंड प्रोविजंस। डोसा कैसे मिलता है? जब ऑर्डर करते हो तो नहीं, वहीं पर खाना है तो फुल प्रिपेयर्ड। ऐसा थोड़ी मिलता है कि अभी ये खा लो उसके बाद ये आ जाएगा, देन विल बिकम डोसा। नहीं ना। अभी प्लेन खा लो, हमने आपने अगर आलू वाला बाद में आ जाएगा तो बाद में खा लेंगे। समझ रहे हैं बात को? यानी जो आपको चीज चाहिए वो पूरी चाहिए ना। तो ईटेबल्स में तो खास तौर पर हो गया कि पूरी नहीं मिली तो बेकार है। देखो वही एग्जांपल दिया है इसने मिल्क के साथ।
भाई साहब ने जो सामान आपको खराब दिया है ना, मिल्क के अंदर टाइफाइड जर्म्स थे। बहुत सारे लोग, देखो मैं किसी को यहाँ क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग मिल्क खरीदते हैं डायरेक्ट, जो वेंडर बेचते हैं काऊ का निकाल कर या बफेलोस का निकाल कर, है ना, खरीदते हैं लोग। और कुछ लोग डेयरी मिल्क, जो मिल्क डेयरीज होती हैं, जो क्या बोलते हो आप लोग, अमूल वगैरह का खरीदते हैं। क्या फर्क है दोनों में, बताओ। से प्योर होता है, जो पैसे खरीदते हैं प्योर होता है, और सामने निकलता है। और वो वाला वो वाला उसमें स्नेक पाउडर होते हैं, बाकी प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। मैंने कहा ना, देखो यहाँ पर आ जाओ बेटा। चेयर निकाल के पीछे बैठी। हाँ तो यहाँ है ना, बैग हटा दो, इधर रख दो, लाओ। अरे कुछ नहीं होता। अरे सो पॉजिटिव अबाउट द बैग। यहाँ रख दो। मैं बड़ा पॉजिटिव हूँ अपने बैग को लेकर। देखो मैंने तब भी हाथ नीचे रखा है। मैं कभी नीचे नहीं रखता अपना बैग। मैं भी नहीं रखता, लेकिन क्या करें, चेंज एज पर योर सर्कमस्टांसेस। सबसे पहले प्रायोरिटी पर इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। प्रायोरिटी है उसको सीट मिल जाए। तो बेटा मैं मिल्क का एग्जांपल दे रहा था। दोनों में फर्क क्या है कि आपको अगर जो अमूल का मिल रहा है मिल्क, वो बेसिकली पीछे से टेस्टेड है, पीछे से एक्सपेरिमेंटेड है। अगर जहाँ उसके अंदर कुछ कमी पेशी है उसको वो पूरा कर देते हैं। हमें इसलिए पसंद नहीं आता। जो लोग लाइक, जैसे आपने कहा कि वो पहला वाला जो डायरेक्ट आप लेकर आते हैं वेंडर से, वो प्योर होता है। बट बेटा एक बहुत छोटी सी बात है, मतलब दिल पर कोई भी मत लेना अगर कैसे कोई लेता हो तो, पहले ही बता दूं। बाई चांस काऊ को कुछ इन्फेक्शन है, कौन बताएगा? फिर तो 2 दिन ही देगी, फिर 2 दिन ही देगा, अगर कुछ होगा नहीं देता है। दे देती है गाय का। उसे जो मालिक होता है बता देता है ना कि इससे वो है। अरे यार मालिक ईमानदार हाय, कैसी बातें कर रहा है। अगर मालिक कितने ईमानदार होते तो नकली दूध बिक रहा होता। नकली दूध बिक रहा होता, बता मुझे तू। वो उससे बनाते हैं, मैंने यूट्यूब पर देखा, वो डिटर्जेंट से दूध बन जाता है, उससे बकायदा चाय भी बनती है। मैंने तब से रेलवे स्टेशन वाली चाय पीनी छोड़ दी। वो रेलवे स्टेशन पे वही दूध बिकता है, डिटर्जेंट का बना हुआ दूध। उसको वो चाय बना कर देते हैं, क्योंकि दूध तो कोई नहीं लेता, लेकिन चाय देते हैं। वो चाय में हमें लगता है कि सब कुछ बॉइल्ड होकर सब सारे जम्स खत्म हो गए, बट है तो डिटर्जेंट ही अंदर। तो डिटर्जेंट ही जाएगा अगर डिटर्जेंट से बना हुआ है दूध तो। तो इसलिए बी केयरफुल। तो फिर वो झाग भी मैं बेटा बहुत कलाकार है हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में बहुत कलाकार हैं। ये जो एडल्ट्रेशन करते हैं ना, ये बहुत ज्यादा गड़बड़ करते हैं। ऐसी ऐसी चीजें बना देंगे कि पूछो ही नहीं। पपीते का बीज, पपीते के अंदर बीज निकलता है, उसको काली मिर्च के अंदर मिक्स कर देते हैं। हैव यू एवर हर्ड? काली मिर्च तो देखी होगी ना सबने, वैसी तो होती है। अब आप मिक्स कर दो, क्या पता चलना है। मतलब वो चिपचिपा सा होगा। उसको सुखा दो, क्या बात है। उसे वॉश करो, बॉईल करो, उसके बाद अरे बहुत ऑर्गेनिक है वो, पता है आपको। अगर आप लोग पपाया घर पे खाते हो, उसको जो भी बीज निकलते हैं, जो छिलके निकलते हैं, पुट इट इन द फ्लावर पॉट, नहीं होता है। उग जाता है। उग जाता है। छोटी सी मिट्टी में नहीं होता। बेटा थोड़ा जगह चाहिए होता है। ऐसा कुछ नहीं होता। जो सही है। यस, कम से कम नहीं तो 50-60 उगा दिए। एक गमले में। मतलब गमले से निकाल निकाल कर। हाँ वही तो, गमले में कहाँ होता है? गमले में नहीं उगेगा। यू हैव टू, हाँ यू हैव टू पुट इट इन द, एक्चुअली कुछ एक ऐसा स्पेस चाहिए। एरिया में रखना पड़ता है। नहीं वो मैं, सन बट हो तो जाएगा, प्लांट तो आएगा, प्लांट का है। प्लांट तो आएगा। वाटर में उसको उसके जो लीव्स मिलेंगी वो तो मेडिसिन वाली हैं। उनकी पता ही होगा आपको, पपाया की लीव्स भी तक अपने आप में एक मेडिसिन है। यस। खैर, हाँ वो पीले वाले
डेंगू को लिखते हैं ना, अब ये नहीं पता, हाँ कुछ ऐसा आया था। तो बेटा ये भी आपने अपने आप में क्या रखना है कि ये कंडीशन टू मर्चेंटेबिलिटी। अब जैसे क्या हुआ आपके वाला केस जो आप कह रहे हैं, एक औरत ने मिल्क खरीदा लेकिन बाई चांस उस मिल्क के अंदर कुछ इन्फेक्टेड जर्म्स थे, है ना। वो देखो बहुत अच्छी बात है, आपके पास अच्छे वेंडर्स हैं जो मना कर देते हैं कि हाँ भाई अभी दूध मत लो, कहीं और से ले लो, ठीक है। बट कभी कभी नहीं होते, जैसे यहाँ पर हुआ है बेचारी के साथ। अब वो कहाँ पिएगी दूध, पिघलो जाके, है ना। अब हेल्थ, तभी तो कह रहा हूँ कहाँ पिएगी जाकर ऊपर। हेल्थ देयर वाज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन एज टू फिटनेस एंड ए वाज लायबल टू पे डैमेजेस। समझ रहे हैं बात को, फंस गया वो, ए को कॉम्पनसेट करना पड़ेगा, डैमेजेस पे करने पड़ेंगे। वो इस बात से ये नहीं कह सकता कि मेरे यहाँ से इन्होंने खरीदा, मेरे को तो नहीं पता जी दूध कैसे खराब था क्या था। आपकी कंडीशन है, आपको उसको देना पड़ेगा ये सोचकर कि मर्चेंटेबिलिटी, यानी आप बेचने लायक बनाओ पहले उसे। अमूल उसे बेचने लायक बनाता है, वो लोग नहीं बनाते हैं। वो डायरेक्ट आपको रॉ एकदम से दे देते हैं। अगर ऐसा होता, अगर सब चीजें ठीक होती, तो अमूल क्या करता है, खरीदता तो उन्हीं लोगों से ना, उन्हीं वेंडर्स से। उसको खरीदने के बाद उसको वो प्यूरिफाई करते हैं। कुछ हमारे पैरामीटर्स हैं हर चीज के, जैसे वाटर के पैरामीटर्स हैं, आप जो पानी पीते हो उसके भी तो पैरामीटर्स हैं। आप उसे या तो आरओ से फिल्टर करते हो या दूसरा जो ऑप्शन है उससे फिल्टर करते हो, है ना, उबाल कर भी करते हो, कई ऑप्शंस हैं। तो आप उन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग लाते हो उस वाटर को, उसके बाद ही तो कंज्यूम करते हो। नहीं, बहुत पहले, जब पहले कभी भी वाटर बॉटल्स नहीं थी इंडिया में, क्योंकि तो नया कल्चर है, ज़्यादा पुराना नहीं है। तो पहले जिस कंपनी ने गवर्नमेंट से अथॉरिटी मांगी कि भाई हम ये वाटर देना चाहते हैं, नाम नहीं लूंगा उसका, हम ये वाटर पब्लिक को बेचना चाहते हैं, तो व्हाट दे डिड, उन्होंने प्लांट ही ऐसी जगह पे लगा लिया जहाँ पहले से प्योर वाटर आ रहा था। ऐसी जगह ही लगा लिया। सरकार ने कहा आप बहुत धनी हो भाई, है ना, जहाँ आपको प्योर मिल रहा है वहीं से भरा, बॉटल सील किए चलो, हमने फिल्टर कर दिया। सरकार ने लगाम लग कसी उनके ऊपर कि भाई ये तरीका नहीं है। यानी मर्चेंटेबिलिटी कंडीशन में तो लाओ। अब लोग हरिद्वार से पानी भर के लाते हैं, नहीं लाते, और अगर वहीं की वहीं इस ग्लास से भरो तो पी जाओगे क्या, है ही नहीं पीने लायक। फ्रैंकली, सॉरी टू से लाइक दैट। उस वक्त तो नहीं है जहां पर वो लोग गंगा स्नान कर रहे हैं, वहां से तो पीने लायक नहीं है सिचुएशन में। हाँ एक, भाई देखो सिंपल थॉट है, चाहे रिकॉर्डिंग में आ रहा हो चाहे कुछ भी, एक सच बात है, वो सच बात है, कौन पी पाएगा। मैं तो नहीं जानता कि कोई इतना वो होगा कि भाई मेरे को दो एक गिलास भर के मैं इस पानी को पी लूंगा, कैसे पी सकते हो। उसको प्यूरिफाई करना बहुत जरूरी है, नहाना अलग बात है, मतलब अदरवाइज तो अरे भाई बहुत कुछ होता है, वो तो खैर ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। लेकिन बात आ गई वो कंडीशन एस टू मर्चेंटेबिलिटी, ठीक है ना, वो मर्चेंटेबिलिटी कंडीशन में नहीं है, यानी अगर हम ध्यान रखें तो उसका होना बहुत जरूरी है। मीटिंग एंड हो गई, अभी नहीं हुई ना, या हो गई। ये थी हमारी इम्प्लाइड कंडीशन, यानी कंडीशंस जिसके अंदर जो एसेंशियल टू कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। इम्प्लाइड कंडीशंस है जो अगर मेंशन नहीं है तो भी वो अपने आप में उसके अंदर फुलफिल्ड है और उस कॉन्ट्रैक्ट में एप्लीकेबल हो जाएंगी। और अगर उसमें किसी में भी कोई प्रॉब्लम आई तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, डैमेजेस के लिए क्लेम किया जा सकता है। आ जाओ जी, इम्प्लाइड वारंटीज। नेक्स्ट हेडिंग डालिए इम्प्लाइड वारंटीज।
लिखो पॉइंट नंबर 1, द स्टिपुलेशंस यानी वो शर्तों की बात हो रही है, which has not been included in the contract of sale, which has not been included in the contract of sale. Which has not been included in the contract of sale. डॉट डॉट डालकर लिखो, these are the collateral stipulations which supports the contract of sale, which supports the contract of sale but sometimes not mentioned anywhere. Sometimes not mentioned anywhere. पीछे हमने वारंटीज के बारे में क्या पढ़ा था? कोलेट्रल है और हम इसमें सिर्फ क्या कर सकते हैं, डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, ओनली क्लेम विल बी डैमेजेस। और जब इम्प्लाइड की बात हुई तो ये कहीं पर मेंशन है ही नहीं, ठीक है जी। इसीलिए हमने लिखा एक तो कोलेट्रल है और कहीं पर मेंशन नहीं है। तो लिखें जरा आगे, फॉलोइंग आर द इम्प्लाइड वारंटीज, फॉलोइंग आर द इम्प्लाइड वारंटीज, ब्रैकेट में लिख लें सेक्शन 14 से 16 तक, 14 सेक्शन 14 एंड 16, जब 15 तो ऊपर चला गया था, 14 एंड 16 पहले लिखे। सबसे पहला पॉइंट फॉलोइंग के अंदर, सबसे पहला पॉइंट अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन। अनडिस्टर्ब से मतलब क्या हुआ, आपको जो पोजीशन मिले उसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए। ये अपने आप में एक इम्प्लाइड वारंटी है। देखो इसका एग्जाम्पल पढ़ो, इससे क्लियर हो जाएगा आपको। क्या लिख रहा है, X buy the laptop from Y. After the purchase, X spends some money on its repair and uses it for some time. Unknown to the parties, it turns out that the laptop was stolen and was taken from X and delivered to its rightful owner. Y shall be held responsible for breach and X is entitled for damages of not only the price but also for the cost of repairs. यानी अनडिस्टर्ब पोजीशन वाली बात आई, क्योंकि उसकी पोजीशन की वजह से ये चीज आ रही थी, तो उसको गुड्स भी मिले, डैमेजेस भी मिले, सब कुछ मिले। तो भाई को देनी चाहिए, भाई को देनी चाहिए ना। तो भाई से है। अभी बात इसमें ये क्या कह रहा है कि किसको मिलेगा? नहीं वो तो ठीक है, लेकिन जो डैमेजेस क्लेम करेगा वो एक्स थोड़ा ना, तो वाई से करेगा ना। चलो बताओ आप क्या कहते हैं, आप बोलो। सेम ही है कि
ने बाय किया है तो एक्स ही टाइटल क्यों है? आई थिंक X2 है, उसने वो एंटाइटल्ड है अपने हाँ। जिससे उसे खरीदा है उस पैसे के लिए भी प्लस रिपेयर के लिए भी। वही तो करो, मिलेगा किसको? मैंने यही तो क्वेश्चन पूछा, एक्स को ही तो मिलेगा। मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि मिलेगा किसको, द क्वेश्चन इज कि मिलेगा किसको। मैंने वो बीच पे छोड़ दिया। हाँ कोई नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ कि मिलेगा किसको, बस एक्स को ही तो मिलेगा। इसीलिए तो यही तो मैंने पूछा बस। ठीक है, समझ गए आप कुछ और पूछना चाह रही थी? लॉ में एक वर्ड क्या, एक सेंटेंस का एक वर्ड चेंज कर देता है। आप अगर एक सेंटेंस ही मिस कर दोगे तो हो सकता है वो कुछ और का कुछ और बन जाए। ठीक है, तो इसमें आप लिख सकते हैं छोटी सी लाइन बस, बायर विल गेट द पोजीशन buyer will get the possession of goods if it was disturbed, and entitled to sue seller for any breach, अगर पोजीशन से रिलेटेड अगर वो कुछ ब्रीच करता है तो फिर वो बायर जो है एंटाइटल्ड है कि भैया लाओ, अब सामान भी दो, डैमेजेस भी दो, सब कुछ मिल जाएगा। जबकि अपने आप में क्या है, ये कहीं मेंशन नहीं है, इम्प्लाइड है, ये कहीं पर भी मेंशन नहीं है। सेकंड लिखो, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इनकम्ब्रेंसेस, ये सब क्या है, वारंटी है। मैं वारंटी वर्ड नहीं लिख पा रहा हूँ एक्चुअली, तो अदरवाइज ये वारंटी है। ये किस चीज की वारंटी? नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इनकम्ब्रेंसेस। इनकम्ब्रेंसेस क्या होते हैं? हर्डल्स। इनकम्ब्रेंसेस मतलब हर्डल्स, रुकावटें। यानी ये वारंटी है कि जो इनकम्ब्रेंसेस है वो नॉन एग्जिस्ट करने चाहिए। नॉन एग्जिस्टेंस बोल रहे ना, कोई भी हर्डल एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, इसलिए उसने लिखा है नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ हर्डल्स, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इनकम्ब्रेंसेस। ये क्या है, अपने आप में एक इम्प्लाइड वारंटी है। इसका एग्जाम्पल पढ़ो पहले। अच्छा, अब कर रहा है काम, अब चालू हो गई। नहीं, यहाँ तो आने लग गई आप तक पहुंच जाएगी थोड़ी लेटर ऑन, पहुंच जाएगी, डोंट वरी। जब आप लोग किसी से कुछ भी सामान खरीदते हैं, जैसे मान लीजिए आप मुझसे कार खरीद रहे हैं, हम वही 2 लाख वाली कार पर वापस आ जाते हैं, और मैंने उस कार को कहीं ऑलरेडी गिरवी रखा हुआ है। ये फिर आपको एग्जाम्पल समझ में आएगा। मैंने उस कार को ऑलरेडी कहीं पर गिरवी रखा हुआ है, मान लीजिए बैंक के पास या किसी और के पास। तो अब क्या मैं आपको उसकी स्मूथ डिलीवरी दे पाऊंगा? इसके अंदर तो एक एनकम्ब्रेंस आ गया ना, एक रुकावट आ गई। कौन? बैंक। क्योंकि अब बैंक के पास ऑलरेडी पेपर्स गिरवी रखे हुए हैं, तो फंस गए ये। तो उस चीज से पढ़ना इस एग्जाम्पल को, दिमाग उस पॉइंट को रखते हुए। हमारे एक क्लाइंट, मेरे क्लाइंट ने लिया था बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर। तो क्लाइंट नहीं थे मेरे, लेकिन मतलब जो ऊपर वाले हैं वो तो क्लाइंट नहीं थे, बट वैसे ही गए हुए थे जब हम पोजीशन लेने, तो पता चला कि फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर ऑलरेडी सोल्ड है। तो उन्होंने ऐसे पूछा, जैसे मैंने ही पूछ लिया, जनरल होता है कि हाँ भाई इसमें से कोई सेल फॉर सेल है क्या? कह रहा नहीं, ये सोल्ड हो चुके हैं। ठीक है जी, हमने अपनी प्रॉपर्टी खरीदी, मेरे क्लाइंट ने रजिस्ट्री करा ली, सब कुछ हो गया, पेपर्स आ गए। उससे पूछा, वो कह रहा नहीं अभी हमारी रजिस्ट्री नहीं हुई। उनका आप तो कहते
आपने खरीद लिया है। तब मैं जिससे मिला वो बायर था। मैं कहा आपने खरीद लिया है तो रजिस्ट्री क्यों नहीं हो रही है? अरे हम तो बायर सेलर के पीछे पड़े हुए हैं कि तुरंत रजिस्ट्री कराओ। कह रहा वो करा ही नहीं रहा है। मैं कहा हमारी तो हो गई रजिस्ट्री, हमने पेमेंट की, रजिस्ट्री भी हो गई, आपने तो हमसे पहले डील किया हुआ था। कह रहा पता नहीं, बता नहीं रहा है कुछ, आजकल 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 कर रहे हैं। बाद में क्या पता चला कि जो सेलर था यानी जो बिल्डर था, उस बिल्डर ने ऊपर के 3 फ्लोर पर ऑलरेडी लोन लिया हुआ था। दिमाग तो इनमें बहुत तगड़ा होता है। बैंक के पास कुछ भी कह करवा कर बैंक से लोन ले रखा था, उस लोन से वो बिल्डिंग बना रहा था। ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट जो सॉरी बेसमेंट और जो ग्राउंड फ्लोर था वो कमर्शियल था। उसने उसके ऊपर कोई लोन नहीं लिया जानबूझकर, क्योंकि कमर्शियल तो 444 रेट पर बिकती है ना भाई। ऊपर वाला फ्लोर अगर मान लीजिए 2 करोड़ का है तो नीचे वाला जो ग्राउंड फ्लोर है वो 6 करोड़ का बिकेगा। सर लोन में तो रजिस्ट्री तो हो ही जाती है। 2 तरह के होते हैं बेटा, एक तो आप जब फाइनेंस कर रहे हो तो हो जाएगी, लेकिन मैंने ऑलरेडी कहीं पेपर रखा हुआ है तो आप कैसे करा लो? या तो पहले मेरा लोन क्लियर करूं तब मैं आपको पेपर हैंड ओवर करूंगा। समझ गए बात को? जो चीज आप कह रहे हो वो ये, जब आप फाइनेंस खुद करा रहे हैं तो उसमें ऐसा नहीं था उनका। तो मैंने कहा, अब बाद में फिर भेद खुला, तब पता चला कि इन भाई साहब ने लोन ले रखा था। हमने जब खरीदा तो हमारे पैसे से उसने उस लोन को क्लियर किया, और क्लियर करने के बाद उनकी रजिस्ट्री कराई। तो इनकम्बरेंस आता ना, अड़चन आ रही थी क्योंकि उसको ट्रांसफर नहीं हो सकता था। उसको ट्रांसफर कब तक नहीं होगा? जब तक कि बैंक से पेपर नहीं मिलेंगे, लोन क्लियर नहीं होगा। तो वो चीज है। देखो अब इसमें भी यही चीज कह रहा है, ए प्लेजेस कार विद सी फॉर अ लोन फॉर ₹15,000। ऐसे बहुत सारे लोग कर लेते हैं। हमारे पास अभी एक कार आई हुई है, एक कार बेचनी है, लेकिन उसने बैंक से लोन लिया हुआ है। अब वो मुझे कह रहा है जी आप खरीद लो। मैं कहा आप लोन क्लियर कर दो, मैं खरीद लूंगा। मतलब इन द सेंस कि बात आ रही है, क्लाइंट्स टू क्लाइंट बैठे हुए थे, तो वो कहता है जी आप डायरेक्ट पे कर दो। करने आप पहले पे करो, क्लियर करो, वहां से हाइपोथिकेशन एक उस पर लिखा हुआ होता है आरसी के ऊपर, वो हटवाओ, उसके बाद अल पे। हाँ मैं ये कर सकता हूँ कि आपको टोकन मनी दे सकता हूँ। बिल्कुल ठीक ठीक है, समझ रहे? क्योंकि पता चला कि इन्होंने पेमेंट करने गए, वहां पे बैंक ने कुछ और खाते खोल डाले इनके, तो सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाएगी। तो वो चीज है, वो इनकम्बरेंसेस यानी हर्डल्स। गॉट दिस पॉइंट? तो सिंपल है, तो लिखें एक छोटा सा लाइन, गुड्स shall be free from any charge। जो इनकम्बरेंस है उसको चार्ज बोल रहे हैं यहाँ पर, एनी चार्ज। ठीक है, बस इतना ही लिखना है इसका। थर्ड लिखो, जैसे ऊपर भी हमने पढ़ा था, इम्प्लाइड कंडीशन थी किस चीज को लेकर? क्वालिटी और फिटनेस को लेकर थी। यहां पर भी आ रहा है, लिख लीजिए, क्वालिटी और फिटनेस बाय यूसेज ऑफ ट्रेड। क्वालिटी और फिटनेस बाय यूसेज ऑफ ट्रेड। डॉट डॉट डालकर लिखो फॉर ए पर्टिकुलर पर्पज। ये जो क्वालिटी और फिटनेस की बात आ रही है, ये बात फिर वही पर्पस की आ रही है। अगर आपने ऑलरेडी पर्पस डिस्क्लोज किया हुआ है तो वहां पर वारंटी कंडीशन तो लगेगी लगेगी, वारंटी भी लगेगी। कंडीशन में आप पूरा पैसा मांग लोगे, वारंटी मानोगे तो डैमेजेस क्लेम कर लोगे। अगर आपने रिफंड मांगा कि मेरे को कुछ नहीं, सारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, तो वो क्या हो गया? कंडीशन। यहां पर आप कह रहे हो कि आप मुझे सिर्फ डैमेजेस दे दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो वो क्या बन गया? वारंटी। यानी क्वालिटी और फिटनेस के लिए दोनों चीजें एप्लीकेबल है। फोर्थ, डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स। इसमें कुछ लिखना नहीं है। नहीं कुछ नहीं लिखा। डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स। आप भी जाते होंगे कभी कभी, कुछ शॉप्स में लिखा हुआ होता है कि ये एक्सप्लोजिव है, या इससे थोड़ा सा संभाल कर, बी केयरफुल, ये अगर बॉटल फट गया तो इसके अंदर
कुछ ज्वलनशील पदार्थ हैं ऐसे लिखा होता है ना, जैसे कोई क्या बोलते हैं आप लोग उसे, तेजाब, क्या बोलते हैं, एसिड। अब वो एसिड क्या है, गलती से आपके हाथ पे लग जाए तो आपकी स्किन बर्न हो जाएगी, तो उस पर लिखा हुआ होता है वार्निंग। तो यानी जब भी कुछ ऐसी डेंजरस चीजें हैं तो उसके ऊपर वार्निंग होनी बहुत जरूरी है। तो लिखो, देखो लिखा क्या हुआ है, वेयर द गुड्स आर डेंजरस इन नेचर द बायर इज इग्नोरेंट ऑफ द डेंजर। अब बायर को नहीं पता मान लो, द सेलर मस्ट वार्न द बायर ऑफ द प्रोबेबल डेंजर। पुराने जमाने में जब हम आपकी एज के थे तो वो जो एसिड था वो ग्लास बॉटल में आता था, वो ग्लास बॉटल में आता था। आज किस में आता है, प्लास्टिक बॉटल। प्लास्टिक बॉटल में भी आता है, ग्लास में आता ही है, प्लास्टिक बॉटल में भी आने लग गया। हमारे टाइम पर तो हम सोचते थे प्लास्टिक में डालेंगे तो जल जाएगी प्लास्टिक, लेकिन अब प्लास्टिक भी अच्छी आ रही है, प्लास्टिक बॉटल में आता है। कांच की बोतल तो आपकी केयरलेसनेस की वजह से टूटेगा तो हार्मफुल है, वो आपको बता देगा कि बी केयरफुल। प्लास्टिक की बोतल के साथ वो क्या करते हैं, उनको ये पता है कि अगर इस पर प्रेशर पड़ा तो इसके क्रैक होने के चांसेस हो सकते हैं, तो वो क्या करता है, वो आपको उसकी अलग से पैकिंग करके देता है, वो अदर जनरल गुड्स के साथ उसको मिक्स नहीं करता, आपको बता भी देता है कि प्लीज बी केयरफुल, इसको अलग रखो जब भी आप कुछ लाएंगे। समझ रहे हैं बात को? तो ये किसकी जिम्मेदारी है बताना, सेलर। तो इसमें डॉट डॉट करके लिख दो, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेलर it is the responsibility of the seller to warn buyer about the probable danger। ब्रैकेट में लिख लेना, ब्रैकेट में लिख लेना, if buyer is ignorant to the danger, if buyer is ignorant to the danger। केवी टेम्पटर अभी मैंने लिखवाया था, अब इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। पहले इसका एग्जांपल 18 पढ़ लीजिए, फिर आते हैं केवी टेम्पटर। देखो बेटा, एक चीज और याद रखना, कुछ चीजें ना आप लोग कंफ्यूज होने के सिचुएशन में जरूर आएंगे। अब हमें इसको एनालाइज कैसे करना है, हम बात पढ़ रहे थे कंडीशन एंड वारंटी की। यहां पर क्या हो रहा है कि पिग हमारा कोई बीमार है, उसका जो सेलर का पिग था बीमार था। अब बीमार पिग को बाकी पिग्स के साथ रखेंगे तो बाकी भी बीमार हो गए। इसमें सेलर को एग्जम्प्ट कर दिया कि वो जरूरी नहीं है कि उनको सब कुछ बताए। ये पहले भी कई बार हम पढ़ चुके हैं एग्जाम्पल, आपको याद होगा घोड़े वाला हमने पढ़ा था, और फिर उसमें एक उसका बेटी वाला पढ़ा था, तो उसमें आ गया था कि वहां पे बताना पड़ेगा। देखो सेम एग्जाम्पल है, कुछ चीजें सेम है, वहां कॉन्ट्रैक्ट में था और यहाँ पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट में आ गया। बात तो सेल की हो रही है, वहां पर भी सेल ही था। तो यहाँ वहां पर उस वक्त हमने क्या कहा था कि जो नॉर्मल पर्सन है उसको हमें बताने की जरूरत नहीं है, तो तब ये वर्ड शायद नहीं यूज किया था केविएट एम्प्टर। अब वो आपको समझा रहा है कि वहां पर भी केविएट एम्प्टर लगता था, यहाँ पर भी केविएट एम्प्टर लग रहा है, बट केविएट एम्प्टर के वहां पर क्या थे, एक्सेप्शंस हो गए। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, ये किसने बोला, मरियम ने। तो उसकी आवाज क्यों नहीं आ रही?
हाँ मरियम, यही तो बात कह रहे हैं हम लोग कि कभी कभी जो हमारे नॉर्मल इन्फेक्शंस होते हैं वो ऐसे पता नहीं चलते। अब जैसे बर्ड फ्लू आता है, बर्ड फ्लू में क्या होता है, ये कब ओपन होता है, जब ये बहुत हाई डेंसिटी में फैल जाए। जब तक हाई डेंसिटी में नहीं फैलता तब तक क्या है, ये नॉर्मल, किसी को पता ही नहीं चलता। बट अब अगर नहीं पता चल रहा तो सेलर को भी पता नहीं चल रहा, तो बायर को भी पता नहीं चल रहा। जब दोनों को ही पता नहीं चल रहा तो सेलर को कैसे जिम्मेदार ठहरा देंगे? आपको भी नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता, तो सेलर थोड़ी जिम्मेदार बैठ जाएगा। तो वो तो नॉर्मल सिचुएशन हो गई। अब अगर मान लीजिए इन्फेक्शन था, कि मेरे को पता है, पहली बात हो गई कि दोनों को ही नहीं पता, मेरे को पता है कि इन्फेक्शन है। अब अगर मुझे पता है इन्फेक्शन है तो मुझे कैसे पता चला है? मैंने भी तो कोई अपरेटस यूज किए होंगे ना। तो ऑब्वियसली क्या है कि बायर के पास भी वो अपरेटस होने चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर ये मानकर चला जाता है कि जब आप किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, इसको भी दो पार्ट में अलग अलग करते हैं कि पहला तो मैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में डील कर रहा हूँ, जैसे वो जो पर्सन जो पिक्स खरीद रहा है उसके पास ऑलरेडी पिक्स थे, यही लिख रहा है ना वो, तो इसका मतलब वो उनमें ऑलरेडी डील करता था, तो उसके पास वो अपरेटस होने चाहिए जिससे वो टेस्टिफाई कर सके कि भाई वो पिक्स में इन्फेक्शन है या नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? केवी टेम्पटर लग जाएगा, लेट द बायर बिवेयर। आप अपने आप देखो, आपको नहीं पता तो मेरे को भी नहीं पता था, या मुझे पता था मैंने हाइड कर लिया, तो मैंने आपको ये तो मना नहीं किया कि आप टेस्ट मत करो, मैंने आपको ये तो 1% भी मना नहीं किया कि आप टेस्ट करो। समझ रहे हैं बात को? तो यहां पर सिचुएशन यही है कि केवेट एम्प्टर, और जो मैंने स्टार्टिंग में आपको जब बोल रहा था कि ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है, इसीलिए कह रहा हूं यहां पर थोड़ा सा सेंसिबल होकर आपको इसे समझना होगा। जब भी आप डिसीजन देंगे तो सेंसिटिविटी के साथ देना, और ऐसे मैटर नॉर्मली कोर्ट पहुंच जाते हैं और कोर्ट में ही जाकर इनके डिसीजन निकलते हैं। तो मतलब सर ये चीजें बायर को ही चेक करनी पड़ेगी कि वो हाँ जी है बेटा, क्या। बिल्कुल। लेकिन इसीलिए मर्चेंटेबिलिटी में तो ऐसा नहीं था, मर्चेंटेबिलिटी डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग सेलर को सेल करना था और बिल्कुल। बायर को डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग बाय करना था। बिल्कुल। तो उसमें दोनों का होता। अब देखो डिस्क्रिप्शन क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या होता है, डिस्क्रिप्शन कई बार जरूरी नहीं है कि वो क्वालिटी भी आपको पता चल जाए देखकर। समझ रहे हैं बात को? ये एक कुछ ऐसी इंटरनल क्वालिटीज होती हैं या इंटरनल फीचर्स होते हैं जो आपको नहीं पता चल सकते नॉर्मल चेकिंग में भी। तो जब आपको ही नहीं पता चल पा रहे, तो बायर को भी नहीं पता चल पा रहे, तो आप सेलर को कैसे दोषी ठहरा दोगे? वो ये कहना चाह रहा है। समझ रहे बात को? ये वो चीज कहना चाह रहा है। क्लियर? तो थोड़ा सा इसीलिए पहले ही मैंने कहा कि यहाँ पर सेंसिटिव होना पड़ेगा और बहुत केयरफुली इसका समझना पड़ेगा। ये एक हल्की सी बारीकी सी लाइन होती है कि हो सकता है इधर ही आ जाए, जरूरी नहीं है कि हर वक्त मैं जो कह रहा हूं वही सही हो, बट वो क्या होगा, मैटर ऑफ एविडेंस हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो इसलिए अगर वो नॉर्मल उसमें वो कह रहा है कि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में पता चल सकता है, या मेरे को ये लगता है कि मैं इसको टेस्टिफाई कर सकता हूं, तो मेरी जिम्मेदारी है। जैसे हम कहते हैं कार, आप बेटा न्यू कार खरीदते हो तो जिम्मेदारी कौन लेता है? कंपनी लेती है, कुछ टाइम के लिए लेती है ना कंपनी जिम्मेदारी। बोलती है ना कि इंजन की हमारी गारंटी है, वारंटी नहीं बोलती, गारंटी बोलती है। वो उस पर्टिकुलर टाइम के लिए क्यों लेती है बताओ? चलो अच्छा ये बताओ कि वो क्यों लेती है गारंटी? तब तक खराब नहीं होता। नहीं, एक ओवरऑल वे में सोचो कि कंपनी आपको गारंटी देती क्यों है? क्योंकि कंपनी भी नहीं जानती कि अंदर मशीन में क्या हो जाएगा। कंडीशन आपको मिलने के पीछे ऑप्शन क्या है? नो डाउट कस्टमर बिल्डर रिलेशनशिप है, और कंपनी भी जानती है कि हम अगर किसी से इतना रुपया ले रहे हैं तो वी शुड प्रोवाइड समथिंग एक्स्ट्रा टू देम बिसाइड्स द प्रोडक्ट। तो वो आपको क्या कहती है कि आप चिंता ना करो, ये 6 महीने की गारंटी है इसकी, अगर 6 महीने में कुछ हो जाए तो आप इसे वापस कर देना। आप शायद 3 महीने की हो गई है, आप वापस कर देना। क्योंकि कंपनी भी नहीं जानती अंदर क्या है, मशीन ही तो है, छोटे छोटे चिप्स ही तो लगे, कोई भी चिप बोल जाएगा? नहीं बोल सकता? बोल सकता है। कपड़े खरीदते हो आप,
कपड़ा किससे बनता है? थान के पीसेस में से कट कट के बनता है, मतलब कपड़ा बोल रहा, सॉरी, ड्रेस। ड्रेस किस में से बनता है? कपड़े के पीसेस से। कभी कभी थान के किसी एक पीस में कोई डिफेक्ट निकल आता है, आप देखते होंगे, मतलब मेरे साथ हो रखा है। आप कहेंगे कि सर के साथ सब कुछ ही हो रखा है, लेकिन क्या करें, हो रखा है। हो रखा है तो हो रखा है, अब क्या करें। शर्ट खरीदा, टाइट फिट का फैशन था, पहनी, और जब ऐसे किया तो पीछे से आवाज आ गई। मैं कहा ये क्या हुआ। जैसे कभी कभी एक आप लोगों की एज में करते हैं, हर कोई ये करो वो करते हैं, हमने भी किया, तो पीछे से सर, मैंने कहा भाई यार ये तो कुछ गड़बड़ हुई। शर्ट उतारा, देखा तो वो तो पूरा बैक साइड से पूरी की पूरी बीच में से फट गई, जिसका कोई ऑप्शन नहीं था। रेडीमेड खरीदी थी, फर्स्ट डे था, उसको जाकर दिखा दी कि भाई ये क्या है, रिफंड की। उसने पहले एकदम से रिफंड नहीं की, कह रहा ये हमारे पास आप रख जाओ, इनका भी अपना कोई डिपार्टमेंट होता है, उस डिपार्टमेंट में उसको दिखाएंगे कि भाई क्या है। तो उसमें बकायदा कुछ आता है रिपोर्ट में कि जो बीच में से पहले से एक या दो धागे मिसिंग थे, वो हमने उस वक्त नहीं खरीदा, सॉरी इस वक्त नहीं देखा, लेकिन वो क्या था, उस पर मर्चेंटेबिलिटी लग गई, गारंटी वारंटी दोनों लग गई, हालांकि वो तो गारंटी थी, तो उन्होंने रिप्लेस कर दिया। तो ये है कि यहाँ पर अब मैं कैसे, अब उसमें कैसे बायर बिहेवियर हो जाएगा। मैं क्या देख लूंगा कपड़े में, ऐसे खींच खींच के तो कोई भी नहीं देखता, कोई देखता है, कोई भी नहीं देखता। शर्ट है, जो ट्रायल शर्ट होती है वो अलग होती है, और जो आपको मिलती है वो अलग मिलती है, ये भी पता होगा आपको। बहुत सारे शोरूम्स ट्रायल शर्ट्स अलग रखते हैं, ये मीडियम, ये लार्ज, ये एक्स्ट्रा लार्ज, इसमें से पहन कर देख लो जी कौन सी पहननी है। आपने पहन कर देखा, ये आप इसमें से कलर चूज कर लो, आपको पूरी की पूरी पैक मिलती है, घर पे आके आपको उसे चेक कर। ठीक है, तो वहां पर क्या लग गई, मर्चेंटेबिलिटी लग गई और वापिस हुआ। वहां पर मैं कितना बिहेवियर हो जाऊंगा, वहां पर तो बिहेवियर की बात ही नहीं रहेगी। ठीक है, लेकिन मैं जो नाम ले रहा था एक उस दिन शोरूम का, वो शोरूम क्या कहता है, फैशन के दौर में गारंटी की उम्मीद ना करें। लेकिन आप वहां पहन कर देख लो, वहां सब कुछ कर कर आके देख लो, ये सब कर लो। अगर वहां कुछ फॉल्ट निकला तो वहां का वहां वापस, तो अपने आप ही क्या हो गए आप, बिवेयर, लेट द बायर बिवेयर। अब वो क्यों बदलेगा, वो कह रहा मैंने आपको फुल ऑप्शन दिया था जी, गॉट इट। तो कुछ एक जगह बड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा। नेक्स्ट एग्जांपल भी पढ़ लो। क्या बताया इसमें, बताओ। वापस हॉर्स के ऊपर एग्जांपल आ गया। ये जो परचेज किया लेकिन उसने मेरे को बताया नहीं कि वो राइडिंग के लिए खरीदना चाहता तो वही वाला सेम वापस एग्जांपल आ गया। उसमें भी यही कहा गया था ना, सेलर का जिम्मेदार कहाँ ठहराया था, उसको कहा ले भाई घोड़ा चेक कर ले। कुछ चीजें तो ये इसलिए बनाई गई हैं कि अंदर के किसी को भी नहीं पता होती बेटा। पता होती है क्या, कौन कितना जिएगा किसी को ही नहीं पता। आज घोड़ा ठीक ठाक है, कोई बीमारी नहीं, कोई कुछ नहीं, और मेरे साथ दौड़ रहा हूं, उसके ऊपर मैं, उसको हार्ट अटैक आ गया। आता होगा ना हार्ट अटैक। मेरे दोस्त के पास लेब्रा है, बहुत ही अच्छा डॉग था, और मैंने करीबन उसको 1 महीने तक नहीं देखा था, तो 1 महीने बाद मैंने कल परसों से देखा, तो वो एकदम से बिल्कुल श्रिंक हो गई बेचारी, बिच है वो। मैं कहा क्या हुआ इसे यार, कह रहा इसको टीबी हो गया। अब बताओ, एंड इट वॉज वेरी अनयूजुअल फॉर मी टू हियर कि भाई डॉग को भी टीबी होता है इनका। कह रहा हाँ, और जबकि अभी मैं डॉग लेने जा रहा था तो मुझे तो डर लग गया। मैंने कहा यार तो बड़ी गड़बड़ है यार। मतलब मैं ये सोच रहा था कि भाई डॉग्स तो होते होंगे कुछ
नहीं बीमार पड़ते होंगे, कुछ ऐसा सिस्टम होगा, क्योंकि डॉग्स के बारे में पढ़ा है, डॉग्स और कैट्स के अंदर अपना कुछ इनका ना स्ट्रक्चर बड़ा अंदर से स्ट्रांग होता है। बीमार पड़ते तो बहुत ज्यादा उनकी केयर करनी होती है, अदरवाइज उनके इंजेक्शन भी बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है। नहीं चलो वो एक अलग इशू है, कॉस्टली, लेकिन ये इशू कि भाई बीमार हो जाना, बीमार पड़ते तो बहुत ज्यादा हाँ तो वो हमारे से ज्यादा एक्सपेंसिव है फिर। मुझे इतना पता चला, फिर उसने बताया ना मुझे, कह रहा पूरी फैमिली हिली हुई थी इसके चक्कर में। मैं कहा है, मैं कहा फिर ठीक है ऐसे ही। तो किसी को क्या पता है कि क्या हो जाएगा, और वो इतना अच्छा डॉग थी वो कि पूछो मत, लेकिन अब टीवी की वजह से वो बिल्कुल श्रिंक हो गई। चलो अब ठीक, कह रहा ठीक हो गई है। तो किसी को कुछ नहीं पता होता, किसी के बारे में हम ऐसे कोई भी प्रोडिक्शंस नहीं कर सकते, ह्यूमन बींग्स की भी नहीं कर सकते, एनिमल्स की भी नहीं कर सकते, हॉर्स वगैरह इन सब चीजों की कैसे करते। और कितने मर्जी ऑपरेटर्स लगा लो, फिर हमारा एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल वही है, माइकल जैक्सन, है ना, मतलब जितने मर्जी उसने कर ली है, और जिस दिन डेथ होनी थी उस दिन डेथ हुई, ना डॉक्टर्स बचा पाए ना उसका हॉस्पिटल बचा पाया, सब कुछ। जबकि कहते हैं कि वो एक दिन का लाखों रुपया खर्च करता था सिर्फ अपने ऊपर इन चीजों को लेकर, और बहुत एक्सपेरिमेंट किए हुए थे उसने अपनी बॉडी पर। मतलब वो ही वॉज ब्लैक एक्चुअली, और हम देखते थे कि वो वाइट था, वो मतलब जिस वक्त वो परफॉर्म करता था ही वॉज ब्लैक एक्चुअली, प्योर ब्लैक। उसने पूरी स्किन चेंज कर ली थी। खैर, तो यहाँ पर वो कहना चाह रहा है कि केवे टेम्पटर है, बायर को ध्यान रखना है भैया कि तुम अपनी तसल्ली कर लो जैसे कर सकते हो, सेलर को यू कैन नॉट ब्लेम एट ऑल, क्योंकि सेलर को भी तो कुछ प्रोटेक्शन देना है। ऐसे तो किसी के साथ कुछ भी हो जाए, ऐसे तो किसी के साथ कुछ भी हो जाए। हमारी कॉलोनी में एक छोटा सा बच्चा रहता था, 22-23 साल का, मतलब बच्चा ही हमारे लिए, तो वो 22-23 साल का बच्चा एक दिन, मतलब वो उसको क्या हुआ किसी को भी नहीं पता, स्विच ऑफ। तो कैसे गारंटी ले लेगा? इन मशीनों की गारंटी कौन ले सकता है? कोई भी नहीं। कभी कभी कोई फोन सालों साल चल जाता है, सालों साल का मतलब सालों साल। अब अभी हम एक दिन जब दिवाली का प्रोग्राम था, तो मैं, सुमित सर और आपके इको वाले सर थे, तो मेरे पास जो गैलेक्सी फोल्ड है, सर ने, इको वाले सर ने यही पूछा कि भाई ये आपके इसमें लाइन आई कि नहीं आई, बीच में फोल्ड में लाइन आ जाता है। तो मैंने जवाब देने से पहले सुमित सर ने जवाब दे दिया कि फोन योगेश सर का है, गारंटेड नहीं आई होगी। भाई योगेश सर का मतलब क्या है यहाँ? केयरिंग का मतलब है, ये केयरिंग है। ये देखो, मैं हूं तो हूं, मैं ऐसा हूं। खोलने बंद करने में आ जाती है, 1 महीने में आ जाती है। गुड बोलो। कहाँ गया मेरा सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड। ये कॉल कर दे, 2 साल हो गए। बहुत अच्छा। 2 साल हो गए बेटा। अब ये जो तू आवाज तूने लाई ना, मैं ये आवाज ऐसे नहीं लाता, मैं ऐसे ऐसे बंद करता इसे दबा। मैंने इसीलिए इसे दिया था कि मैं देखता हूँ बंद कैसे करता है। मेरे बेटे ने ही हैंड ओवर कर दिया कि आप ही रखो, मैंने उसी के लिए लिया था कि आप ही रखो, मेरे लिए नहीं जरूरी है। तो ये केयरिंग की बात भी होती है, ठीक है ना। जिसको भी देखना हो देख सकते हो, उसने तो कंफर्म कर लिया नहीं है लाइन। केयरिंग के ऊपर बात होती है बेटा। खैर, तो बहुत सारी चीजें मतलब केयरिंग पर है, और केवे टेम्पटर में इसलिए वो बताने की कोशिश कर रहा है कि लेट द बायर बिवेयर। अब इसका एक पैराग्राफ ये पूरा पढ़ लो एक बार, आप जरा सा सेल्फ, आप समझ जाएंगे कि भाई सब कुछ है। वो मूड ही हो गया, वो कभी कर रहा है कभी नहीं कर रहा। नहीं, उसकी वो हिल गया, वो या तो बाहर से आउटलेट जो है इसका वो हिल गया है, या फिर इसकी गैस का ही।
एक्चुअली तो घर में अगर लेबर बुलाओ ना तो वो एक चीज ठीक करती है और दूसरी चीज खराब करती है जानबूझकर। बुलाओगे नहीं ना, फिर उसे खराब करेगी तो बुलाओगे। हाँ जी बेटा। पहली लाइन में कह रहा है, मतलब थर्ड लाइन में, कि अगर प्रोडक्ट डिफेक्टिव है तो वो सेलर को लाइबल नहीं ठहरा सकता। तो केवी टेम्पटर का सबसे बड़ा हथियार जो केवी टेम्पटर है वो किसको मिला? सेलर। इसीलिए ऊपर उसने लिखा है ना डॉक्ट्रिन। ये सबसे बड़ी रेमेडी मिली किसको? सेलर। पहला पॉइंट बाद में लिखेंगे, पहला पॉइंट ये समझ लीजिए। तो सेलर इज नो वे रिस्पॉन्सिबल फॉर बैड सिलेक्शन ऑफ द बायर। अब आपने जो सिलेक्शन किया वो आपकी जिम्मेदारी है, उसमें आप मुझे ब्लेम नहीं कर सकते। वो आपका सिलेक्शन बैड हो गया, दैट इज योर्स। द सेलर इज नॉट बाउंड टू डिस्क्लोज द डिफेक्ट्स ऑफ द गुड्स विच ही इज सेलिंग। उसको डिफेक्ट डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है जब आपके पास पूरा ऑप्शन है। या तो आप कुरेद कुरेद कर पूछो, या तो आप कुरेद कुरेद कर पूछो। जैसे मैंने आपको बताया था, अभी मैंने टाइल्स खरीदी, मैंने शॉपकीपर से कहा कि हाँ जी टूट गई, तो साफ कह रहा जी मेरी दुकान से बाहर जाते मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं कहा फिर इतनी महंगी, हाउ डू आई नो कि ट्रांसपोर्ट कैसे होगी? उसने साफ बोल दिया योर्स। ट्रांसपोर्टर से पूछा तू कैसे लाएगा? पर मेरी भी जिम्मेदारी नहीं है। मैं कहा वाह 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 वाह। मैं तू तो उछालता हुआ लाएगा, मैंने कहा हवाई जहाज बनाकर लाएगा, मैंने कहा वो भी ऐसा वाला, तो तू तो कह देगा जी मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इतने बुरे हाल हैं मार्केट में। जब जिम्मेदारी नहीं है तो कैसे खरीदे कोई? और किया भी भाई, कुछ एक जगह खूब तोड़ फोड़ करके लाए, क्या कर लोगे? तो उनका पहला आंसर होता है कि इफ यू नीड 1000 फीट तो आप 1100 फीट खरीदो या 1200 फीट खरीदो, ऑलरेडी 200 फीट एक्स्ट्रा खरीदो, क्योंकि डैमेज होगा ही होगा। नोबडी कैन टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। कह रहा हम भी नहीं जिम्मेदारी ले सकते, पीछे से टाइल पैक होकर आई है, अब एक एक पेटी को कैसे खोलकर देखोगे आप? तो कह रहा है लेट द फायर बी वेयर। लो भाई, और हमने पसंद कैसे करनी है? एक सैंपल से। आपको ये भी नहीं पता कि लॉट जो आपके पास आ रहा है कहां से आ रहा है, आप लॉट भी चेक नहीं कर सकते। कर लो, बट है दिस इज द वे हाउ दे डील। सेलर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। केवी टेम्पटर ने उनको प्योर बचा दिया। अब मैं खरीद रहा था, मुझे तो पता है भाई ये तो बचा हुआ है, इसका कुछ कर ही नहीं सकते। खैर, फर्स्ट पैराग्राफ की सिर्फ इतनी सी बात कि केवी टेम्पटर क्या है, रेमेडी है किसके फेवर में? सेलर के फेवर में। बायर को ये कहा गया कि भैया आप अपने आप से तसल्ली कर लो, सेलर विल नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी, ठीक है जी, डिफेक्ट। सेकंड पैराग्राफ में क्या क्या? ये फर्स्ट पैराग्राफ की समरी है। सेकंड पैराग्राफ देखो क्या क्या। पहले सेलर के फेवर में बोला, अब बायर के अगेंस्ट बोल रहा है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे कर रहे हैं, सेलर के फेवर में अब बायर के अगेंस्ट बोल रहे हैं, बताकर। मतलब देख ऐसा रहा है कि फेवर में बोल रहे हैं हमारे, लेकिन फेवर में नहीं बोल रहे, अलर्ट कर रहे हैं, वॉर्न कर रहे हैं। क्या वॉर्न कर रहे हैं? इट इज द ड्यूटी ऑफ द बायर, आपकी ड्यूटी है टू सेटिस्फाई योर सेल्फ बिफोर बाइंग द गुड्स, दैट्स ऑल। तो ये तो वॉर्न है, हमारा फेवर कहाँ हुआ? और देख लो कि जो पर्पस आपका है फुलफिल हो रहा है कि नहीं। आप अपने आप चूज कर लो। घोड़ा खरीद रहे हो, उससे कहो मैं 1 किलोमीटर इसके ऊपर राइड लेकर आऊंगा, तसल्ली कर लो, है ना? भगा कर देखो स्पीड कितनी आ रही है, देखो गिरता तो नहीं है, हार्ट अटैक तो नहीं आ रहा। हो गया ठीक? हाँ जी हो गया, बस इससे ज्यादा कोई आपको वो नहीं मिलेगा अपॉर्चुनिटी। इफ द गुड्स टर्न आउट टू बी डिफेक्टिव और डू नॉट सर्व दिस पर्पस, अगर आपका पर्पस अब फुलफिल नहीं हो रहा, डिफेक्टिव हो गए गुड्स, तो आप क्या करोगे? फिर से स्टार्ट तो क्लास करोगे वाली।
do not serve his purpose or if he depends on his own skill or judgment, the buyer cannot be hold seller responsible. ये भी पहला सेलर के फेवर में, दूसरा भी सेलर के फेवर में. तीसरा पैराग्राफ, द रूल केवे टेम्पटर इज लेड डाउन इन सेक्शन 16 which states that subject to the provision of this act or any other law for the timing in force there is no implied warranty or condition as to quality of fitness. जो पीछे मना कर दिया था, स्टार्टिंग में मना कर दिया था ना क्वालिटी और फिटनेस के लिए, कंडीशन में तो साफ मना कर दिया था कि ऐसी कुछ नहीं है, पर्पस बता दोगे तो ठीक है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है भैया. और आप ब्रांड की बात करते हो तो उसमें तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना. मतलब आप ब्रांड के नाम से कह नहीं सकते. मैंने जीन्स का भी एग्जांपल दिया, एक जैसा साइज एक जैसा स्ट्रक्चर कैसे हो सकता है सबका, लेकिन वहां तो एक ही तरीके का ब्रांड चलता है ना. साइज बता दो जी, वेस्ट साइज. हाँ, अब हालांकि बहुत सारे वो आ गए हैं एक्सपेरिमेंटल कि आपको क्या बॉटम लाइन, पता नहीं क्या क्या वर्ड वो बोलते हैं, मुझे तो समझ में ही नहीं आया आज तक. तो रेगुलर फिट, टाइट फिट और कुछ इस तरीके से बोलते हैं, बेल बॉटम और ये वो. तो वो अब उन्होंने इस तरह के ऑप्शंस देने शुरू कर दिए हैं उस हिसाब से. हाँ, बोलते रहते हैं भैया, हमें तो कहाँ समझ में आती है, हमें तो कहता सिंपल दे दे भाई तू. नहीं ठीक है भाई, आपको ऑप्शन मिल रहे हैं, बाई चांस लिखना पड़ जाए तो लॉ है, ये लॉ में कुछ भी हो सकता है. ठीक है जी. इस हिसाब से ये जो है नटशेल है, यहाँ पर देखेंगे तो नटशेल आ रहा है. दिस इज द नटशेल. Following are the conditions to be satisfied if the buyer had made known to the seller for the purpose of his purchase. अगर उसे पर्पस बता दिया तो ठीक है भाई. Buyer relied on the seller's skill and judgment. बायर ने पहले हाथ खड़े कर दिया, ना भैया जो तू बोलेगा मैं उस पर विश्वास करूंगा, तब आपको गारंटी मिल जाएगी. Seller's business to supply goods of that description. Obviously आप उससे खरीद रहे हैं और वो उस चीज में डील करता हो, तब तो गिव टेम्पटर से आप बच जाओगे, अदरवाइज buyer beware, let the buyer beware. इसका शॉर्ट नोट आप खुद बनाएंगे, इसमें फुल क्वेश्चंस कभी नहीं आया है, शॉर्ट नोट ही आया है केवी टेम्पटर पर जब भी पूछा गया. ठीक है जी. अब आती है बात, फटाफट इसके एक्सेप्शंस देख लेते हैं, जल्दी से इसके एक्सेप्शंस देख लेते हैं. इस पर भी आपने खुद ही बनाने हैं एक्सेप्शंस. पहला एक्सेप्शन क्या है, फिटनेस एज टू क्वालिटी और यूज. हमने कहा था ना कि अगर बायर बता दे कि मेरा ये पर्पस है, मेरे को ये क्वालिटी चाहिए, तब तो वो एक्सेप्शन बन जाएगा, तब केवे टेम्पटर उस पर नहीं लगेगा. गुड्स परचेज्ड अंडर पेटेंट और ब्रांड नेम. जो ब्रांड नेम में खरीदते हैं उनकी अपनी जो कंडीशन और वारंटी है वो तो आपको मिलनी है. वो ये कहकर इस बात से नहीं बच सकता कि ना 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 आपको कुछ भी नहीं मिलेगा जी. अरे भाई, जो आपकी ब्रांड की क्वालिटी और वो है वो तो आप दोगे ही ना, जो मिलती हैं. सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन में अगर गुड्स ऑब्वियसली एज पर डिस्क्रिप्शन बेचे जा रहे हैं तो फिर ये अपने आप में एक एक्सेप्शन हो जाएगा, क्योंकि फिर तो डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही होने चाहिए जैसा आप बोलोगे. मर्चेंटेबल क्वालिटी तो कहीं पर भी खत्म नहीं होती. गुड्स आपको खराब तो कोई भी सेलर नहीं बेच सकता. यहाँ पर मर्चेंटेबिलिटी में आपका क्या आ गया था, वो मिल्क वाला, ये ध्यान रखो. सेल बाय सैंपल में भी जैसा आप सैंपल देंगे वो सेलर की जिम्मेदारी बन जाएगी कि वो आपको वैसा ही गुड्स दें. वही सेल एज वेल डिस्क्रिप्शन, ये भी पीछे आया था हमारा. ट्रेड यूसेज क्या है, ट्रेड यूसेज बेचने के लिए जब खरीद रहे हैं, जब बीच का एक मिडिलमैन खरीद रहा है जो आगे कस्टमर को बेचेगा, तो उनके तो अपने कंडीशंस चलती हैं. वहां पर फिर वो इसको ये नहीं कह सकता कि भैया केवी टेम्पटर लगेगा, नहीं. तो वहां उनको एडवांटेज मिला हुआ है कि वो लोग उनका सामान वापस कर लेते हैं. बायर से नहीं करेंगे, सॉरी कंज्यूमर से नहीं करेंगे, लेकिन उससे उनका वो हो जाएगा क्योंकि ट्रेड यूसेज है, अदरवाइज से ट्रेड पर इफेक्ट आएगा. सेलर एक्टिवली कंसील्स अ डिफेक्ट और गिल्टी ऑफ फ्रॉड.
एक्टिवली कंसील्स मतलब यहाँ पर क्या होगा, उसने छुपाया। मेरी कार एक्सीडेंटेड थी, सब कुछ परखच्चे उड़ गए थे, जोड़ जाड़ कर ऐसे डेंटिंग पेंटिंग करा दी कि किसी को दिखे ही ना। कंसील्स। अब मैं तब भी नहीं बता रहा हूँ तो वो कंसील्स हो गए। ये बताना तो पड़ेगा ना। कह रहा नहीं नहीं न्यू ब्रांड है बिल्कुल भाई साहब, एक स्क्रैच नहीं है, कुछ नहीं, आज तक हिट नहीं हुई। कंसील्स कर रहा है, फैक्ट्स को छुपा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में केवे टेम्पर हट जाएगा, हट जाएगा, एक्सेप्शन सही है। जल्दीबाजी में सुनते नहीं अगर। इसने भी उल्टा बोला, उसने भी उल्टा बोला। और कौन सी रहेगी? अरे तो उसमें क्या है भाई, अच्छी बात है सर। अच्छी बात है, नॉलेज होनी चाहिए। अब मेरा एक स्टूडेंट है, उसको कार की नॉलेज है, वो आपके साथ अगर बैठ जाएगा, वो ऐसे सुनाएगा कार के बारे में स्टोरी, जैसे पता नहीं मैन्युफैक्चर यही ना हो। सब चीज पता होती है उसे, सब चीज। और ये नहीं कोई एक, कोई भी कार की बात डिस्कशन कर लो, कोई भी मतलब कोई भी।